मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ग्लोब। ठीक है, इस चैप्टर में ग्लोब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्लोब है क्या, और उसके बाद हम ये पढ़ने वाले हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। हिंदी मीडियम में बना रही हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी आपका अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही आपकी क्लास 6 का है तो आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है क्लास 6 SST करके, तो आप प्लेलिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, मतलब आपकी हर क्लास की हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, तो आप वहाँ से जाके आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें हम क्या करेंगे। पहले इस चैप्टर को अच्छे से समराइज करेंगे, मेन पॉइंट आपको बताएंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स दिखाएंगे। तो देखिए, पहले आप सब मुझे बताइए कि ग्लोब से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमें ऊपर से देखने पर सैटेलाइट के माध्यम से जब हमने उसे देखा तो वो कैसी हमें दिखी, उसका हमने एक कल्पित मॉडल बनाया, यानी अपने दिमाग से कल्पना करके एक मॉडल बनाया जिसको हमने क्या कहा, डायरेक्टली अर्थ तो कह नहीं सकते हैं, तो उसे हमने क्या कहा, हमने उसको ग्लोब नाम दिया। ठीक है, ग्लोब हर साइज़ का होता है क्योंकि आज आप लोग हर चीज़ जानते हैं। पहले ज़माने में बच्चों को इतनी चीज़ों की नॉलेज नहीं थी क्योंकि उनके पास सिर्फ टीचर और किताबें हुआ करती थी। अब आजकल आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, तो आप उनसे नई नई चीज़ें देख पाते हैं, समझ पाते हैं, है ना। तो आप सब जानते होंगे कि ये ग्लोब क्या होता है। जो यहाँ पे आपको ये चित्र दिख रहा है साइड में, ये आपका ग्लोब का ही चित्र है। ठीक है, तो हम सब जान चुके थे कि जो हमारी पृथ्वी है ये नीचे से और ऊपर से चपटी है, ये बिल्कुल एक गोल आकार की नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम लोग जान चुके थे। तो क्या होता है, इतनी बड़ी पृथ्वी, अब मैं इस पे कहूँ कि आप कोई चीज़ ढूंढें तो आप कैसे ढूंढ पाएंगे, आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, आपने कहा मैम आपका घर कहाँ है, तो मैंने कहा मेरा घर दिल्ली में है, अब आप आ जाना। तो अब आप सोचेंगे ना कि मैम भी कैसी बातें करती है, भला दिल्ली तो इतना बड़ा है, अब हम कहाँ ढूंढेंगे मैम को, है ना। तो क्या होता है, फिर मैं आपको एक एग्जैक्टली एड्रेस बताऊंगी कि बेटा यहाँ पे आके आप मुझे इस तरह से पहले आएंगे, फिर आप मुझे कॉल कर लेंगे, मैं आपको वहाँ से रिसीव कर लूँगी, आ जाऊँगी, है ना। तो क्या होता है, हमने एक आपको प्रॉपर वे में सब कुछ समझाया, कुछ चीज़ें आपको बताई कि यहाँ पे मेरे घर के बराबर में ये लैंडमार्क है, आपको ये चीज़ दिख जाएगी, मेट्रो स्टेशन है नियर में, है ना। तो क्या होता है कि हम अपनी सहूलियत करते हैं। तो इसी तरह से पृथ्वी पे जब मैं आपसे कहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है या हमारा इंडिया कहाँ पे है बताइए, तो आपको ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से बता पाएंगे। अब ये क्या है, तो ये पृथ्वी के ऊपर, जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना, ये आपको दिख रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस तरह से जो ऐसे लंबी लंबी लकीरें खींची गई हैं, कल्पित रेखाएं हैं, ये साइंटिस्ट ने अपने दिमाग से खींची हैं। ठीक है, ये रियल में नहीं है, इसे हम लोग देशांतर कहते हैं, और इस तरह की जो रेखाएं खींची गई हैं ये आपकी अक्षांश कहलाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जानेंगे हम लोग कि क्या है कैसे है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया है कि ग्लोब जो है वो हर आकार का हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके आसानी से, इजी टू कैरी, है ना, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, इस तरह से छोटा भी बनाया जाता है। आप लोग ने मूवीज़ में देखा होगा, आजकल तो बिल्कुल पॉकेट वाले भी आ गए हैं जो बिल्कुल जेब में रख के भी आप चल सकते हैं, है ना। कुछ शोकेस टाइप के भी आ गए हैं जो मतलब कार वगैरह में लगाते हैं आगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ बताते हैं, और जो एक इसका कहते हैं ना, एक जो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है जो आपको स्कूल्स में कॉलेजेस में मिलता है, वो आपका ऑफिशियल साइज़ है जिसमें आपको हर चीज़ आसानी से दिख भी जाती है और आप समझ भी पाते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखिए यहाँ आपको इसके इर्द गिर्द एक चीज़ दिख रही है, ये दिख रही है। तो ये जो है आपकी, और जो ये झुकी हुई जगह है ये देखिए, है ना, इसको देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है कि जो सुई झुकी हुई है इसको, इसमें हम लोग इसे अक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये इसलिए होता है कि पृथ्वी को आसानी से घुमाया जा सके। ठीक, अब क्या है, जो आपकी पृथ्वी है, ठीक, उसको जो है, जो ये वाली रेखा है ना, ये जो आपको दिख रही है इस तरह से ये गोल, ये आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, अब अक्षांश रेखाओं में भी ये है कि भाई, अब आप, अगर मैं कहूँ सारी लड़कियां मेरे घर आएंगी, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि मैम ने किसको कहा। मैंने कहा
ए लड़की आप मेरे घर आओगे, अब आपको पता ही नहीं है मैम ने, अब लेकिन मैं नाम लूँ पूजा तुम मेरे घर आओगी, या कोई और नाम ले लिया, मान लीजिए रिद्धि तुम मेरे घर आओगी, या सोनिया आप मेरे घर आएंगी। तो क्या है, अब आपको पता है कि एग्जैक्टली मैम ने सिर्फ इन्हीं 3 लड़कियों को बुलवाया है ना। तो इसी तरह से हमने इनको ना डिवाइड कर दिया, इनके ऊपर ना नाम रख दिए। जैसे कि अब ये आपके ऐसे करके पृथ्वी है ना, ये ठीक, इसको जो 2 बराबर हिस्सों में बांटती है रेखा, इसको हमने 0 डिग्री की रेखा मानी, जिसे हमने क्या कहा, विषुवत रेखा कहा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसको हमने देखिए ये अलग अलग रेखाओं में ये बराबर से बटा हुआ है। ठीक, ये आपकी अक्षांश होती है, इनके बीच का सबका डिस्टेंस जो है वो सब में बराबर है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ आपको ये चीज़ जो मैं आप बता रही हूँ ये आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिखाई गई है। ये देखिए कि सबसे पहले पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 23.5 डिग्री पे और 23.5 डिग्री ऊपर, ठीक है, देखिए ये जो इतना है ये कहलाता है आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला जो है ये आपका कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये आप यहाँ पढ़ेंगे सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो ये ऊपर वाला क्या होता है आपका उत्तर, क्यों, क्योंकि ये उत्तर की तरफ है तो ये उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिण की तरफ है तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, और जो ये हिस्सा दिख रहा है ये आपको कहलाता है दक्षिणी ध्रुव, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका कहलाता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या है, 23.5 डिग्री पे जो देखिए अब क्या है, पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में किसने बांटा, पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटा आपके विषुवत रेखा ने। ठीक, अब ये जो नीचे वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध है या ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, इसको 2 बराबर भागों में किसने बांटा, इसको देखिए पहले यहाँ पे ये जो रेखा आती है 23.5 डिग्री पे, ये आपकी कहलाती है, 2 बराबर भाग नहीं है ये, लेकिन ये 23.5 डिग्री पे है। ठीक है, तो ये कहलाती है मकर रेखा, और ये जो आपकी आती है 23.5 डिग्री उत्तर में, ये आपकी कहलाती है क्या नाम है, कर्क रेखा। ठीक है, यहाँ आपको देखिए नाम लिखे हुए भी मिल जाएंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या है, जो ये वाला एरिया है ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है, क्यों, क्योंकि ये सूरज जो है, हमारे सूरज भाई साहब इसी जगह पे है, तो इनकी रोशनी सीधी पड़ती है यहाँ पे, तो ये एरिया सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे सूरज की रोशनी की जो किरणें हैं वो टेढ़ी होती हैं, तिरछी होती हैं, वैसी वो कम होने लगती हैं। तो ये वाला एरिया जो होता है ये शीतोष्णकटिबंधीय होता है, यानी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, जैसे कि अपने इंडिया का टेम्परेचर है, जैसा इंडिया का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, उसके बाद जो ये ध्रुव वाला एरिया है, जिसको मैंने बताया कि आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ये आपका शीत होता है, शीत कटिबंधी, शीत माने ठंडा, ये हमेशा जमा रहता है, यहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहते, ये हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ तक पहुँचती नहीं है, सूरज की गर्मी जब नहीं पहुँचेगी तो बर्फ़ जमी रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आपको पता चल गया कि पृथ्वी में जो हमने सबसे मेन रेखा बनाई वो क्या बनाई, आपकी विषुवत रेखा। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर में आपकी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में आपकी कौन सी रेखा है, मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद आपका जो ऊपर है ये आपका उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, ये हमेशा ठंड होता है, नॉर्थ पोल कहते हैं इसको हम साउथ पोल कहते हैं, जो हमेशा ठंडा रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, और ये जो इसके बीच का एरिया है ये आपका कैसा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी, जैसे आपका इंडिया का टेम्परेचर है ना, मतलब सारा मिक्सअप। ठीक है, सर्दी भी होगी गर्मी भी होगी, मतलब हद से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ आपको इस चीज़ को और अच्छे से बता दिया गया है लिख के कि 0 डिग्री पे आपकी विषुवत रेखा होती है, उसके बाद उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पे होते हैं, दक्षिणी ध्रुव आपका 90 डिग्री पे होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और भी हैं, तो वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है, पहला उत्तरी गोलार्ध कर्क है, फिर कर्क रेखा, उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, फिर 3rd नंबर पे आपका विषुवत है जो आपका उत्तर में पड़ता है, और उसी के बाद आपका 66 डिग्री पे विषुवत रेखा है जो आपका दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण ध्रुव की तरफ। ठीक है, फिर जो भी मैंने आपको बात बताई थी ना कि सूरज की रोशनी, तो देखिए यहाँ बताया सूरज की रोशनी अगर आप सीधी मारे तो ज़्यादा पड़ेगी, तो एग्जाम्पल के थ्रू ये आपको समझाया गया है। फिर लेकिन जैसे ही आप उसको हल्का सा लिटार के मारते हैं तो वो रोशनी फैल जाती है, तो जब फैलती है तो उसका फोकस जो है वो कम हो जाता है, इसीलिए जो कर्क रेखा यहाँ लिखा है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए उन्हें उष्णकटिबंधी कहा जाता है। ठीक है, इसको शीतोष्ण कटिबंधी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तिरछी पड़ती हैं।
तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पे हर तरह के मतलब जो भी आपके मौसम है वो आते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, ठीक है ना। और उसके बाद उसे शीत कटिबंधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँचती ही नहीं है, ठीक, इसीलिए वो हमेशा जमा रहता है, वहाँ सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं पाती है, तो इसीलिए उसे शीत कटिबंधी कहा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं देशांतर की। मैं जानती हूँ थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, आपके लिए नया है ये सब, तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे बेटा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बुक्स भी पहले आप बुक को पढ़ लेंगे, फिर जो भी कन्फ्यूजन है वीडियो देखने के बावजूद अगर वो आपकी सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। अब हम बात करते हैं देशांतर की। एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखिएगा बेटा, ये कोई भी रेखा वास्तव में पृथ्वी के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ कल्पित रेखाएं हैं। कल्पित रेखाएं यानी कि हमने अज्यूम कर लिया है, हमने मान ली हैं, रियल लाइफ में ये ऐसी रेखाएं नहीं है पृथ्वी पर, ठीक है। अब ये देखिए जो आपका मेन सेंटर हमने बनाया था जहाँ पे पिन था, वहीं से हमने शुरू करा, तो ये आपकी जो रेखाएँ होती हैं इस तरह से जो ये आ रही हैं, जैसे खरबूजे पे होती हैं, है ना, मेलन पे इसी तरह से आपने देखी होंगी ना, इसको हम लोग देशांतर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से देशांतर है, इसका काम ये होता है, इससे हम लोग टाइम को पता कर सकते हैं, कौन चीज़ कहाँ है इसकी दूरी को पता करते हैं, और उसके बाद इससे हमें टाइम का अंदाज़ा भी होता है। जैसे अब हमें मान लीजिए कोई चीज़ को पता करना है, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे करके यहाँ से मान लीजिए आपको इस एरिया का पता करना है कि ये एरिया क्या है, तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ से इसको लाएंगे देशांतर रेखा को, फिर इधर से लाएंगे अक्षांश रेखा को, फिर कट करेंगे जहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये देखिए ये 20 डिग्री आपका अक्षांश है, और आपका यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 80 या जो भी है आपका इतने डिग्री ये देशांतर है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से हम लोग इसको कर लेते हैं। ये भी आपको आगे चल के बहुत डिटेल में बताया जाएगा, अभी आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि ये सारी रेखाएं हैं इसलिए बनाई गई हैं ताकि जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाएं तो आपको आसानी हो सके। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स करके कि हमारे कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं, ठीक है। सबका नाम भी लिख के बताएंगे। तो वैसे आपको ये सब यहाँ दिया गया है, आप अगर चाहें तो इस जगह से पढ़ सकते हैं अपनी बुक में। यहाँ आपको सारे महासागर और उनके बारे में दिया गया है, कितने महासागर हैं और कितने आपके महाद्वीप हैं। देखिए यहाँ आपको देशांतर से समय देखने का बताया गया है, तो देखिए ये समय निर्धारण करता है, इसमें 24 घंटे का फ़र्क है। ये देखिए यहाँ लिखा है ना 360 डिग्री घूमता है, 24 घंटे हमारा टोटल है, तो 4 मिनट का फ़र्क आ जाता है, ठीक। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें उसको 4 से इंटू कर लेते हैं, तो हमारा धीरे धीरे हमें पता चलता रहता है कि कहाँ पे कितना डिफरेंस है समय का, ठीक है। अच्छा, हम सबको अलग अलग क्यों मानते हैं? क्योंकि ऐसा होता है अगर हम सब जगह की एक मान लें तो पॉसिबल नहीं है, ठीक। क्यों? कहीं पे कभी सुबह होती है, कहीं पे कभी सुबह होती है। आप लोग डिस्कवरी चैनल देखा करें, वहाँ आपको बताई जाती है ये सारी चीज़ें किस तरह से अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपको इसी तरह से बताया गया, भारत का जो ग्रीनविच है इसको हम लोग क्या मानते हैं, 82 यानी 82.5 जो है पूर्व में स्थित है, ठीक है। यहाँ का समय जो है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है, इसलिए जब लंदन के दोपहर में 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो देखिए ये चीज़ें अभी आपके समझ में नहीं आएंगी पूरी तरह से, और आपसे एग्जाम्स में भी नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली है। तो आप लोग इसको ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे, इसको आप ज़्यादा दिमाग में नहीं लेंगे, आप इन्हें छोड़े फिलहाल। आपको मेनली क्या पढ़ना है, आपको अपने अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इनके बारे में सही पता होना चाहिए। पृथ्वी का आकार क्या है, पृथ्वी में हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारा जो भारत है उसकी स्थिति क्या है, ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, ये आपके लिए मेन है, ठीक है। ग्रीनविच का कॉन्सेप्ट जो है जब आप लोग आगे जाएंगे तब आपको और अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं इनको देखते हैं, फिर आपके MCQs दिए गए हैं इनको पढ़ते हैं, उसके बाद आपकी खाली जगह को पढ़ के वीडियो फिनिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ आपको दिया गया है ये एक्टिविटी है आपकी, ये एक्टिविटी अगर आपके टीचर्स आपसे कहते हैं करने को तब आप करेंगे, अदरवाइज इसे स्किप कर देंगे, नहीं करेंगे।
उसके बाद यहाँ आपको लिखा है आओ खेलें। ये आपकी अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं, आप लोग इसे अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ मिलके कर सकते हैं। इन्हें करने में मज़ा आएगा पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, ठीक है। तो इसे करने में आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव होगा, ठीक। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह को देखते हैं और उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए यहाँ आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा है हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, यानी पूरी तरह से गोल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, ये उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी थोड़ी चपटी है तथा मध्यम से यानी कि बीच से मध्य से थोड़ी सी उभरी हुई है, ठीक है। ये सेब के आकार के समान है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो सेब जैसी है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है ग्लोब क्या है। तो आप बता देंगे ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि बिल्कुल ओरिजिनल दिखने वाला मॉडल है, ठीक है। जो दिखता बिल्कुल ओरिजिनल है लेकिन है क्या, मॉडल है, रियल नहीं है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों और उनका सही आकार दिखाया जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही पॉइंट होता है जो हमारी पृथ्वी का है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है कर्क रेखा का जो अक्षीय है वो क्या मान है, यानी कि कितनी डिग्री अक्षांश पर वो स्थित है। तो अभी हमने आपको बताया था कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश में है, जबकि अगर आपसे पूछा जाए मकर रेखा तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है, ठीक है। यहाँ उत्तरी अक्षांश आएगा और वहाँ दक्षिणी अक्षांश आएगा, याद रखिएगा ये आप लोग। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधी कौन कौन से हैं। तो आपको पता है पहला उष्णकटिबंधी, फिर शीतोष्ण और फिर शीत। उष्णकटिबंधी जो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, शीतोष्ण जो नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, और उसके बाद शीत जो है वो बिल्कुल बर्फ़ जैसा जमा रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है अक्षांशर एवं देशांतर रेखाएँ क्या हैं। तो पहले अक्षांश रेखाएं बताई गई कि ये वैकल्पिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्हें कल्पना करके बनाया गया है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं। इनकी लंबाई अलग अलग होती है, जाहिर सी बात है क्योंकि ऐसे करके जब हम जा रहे हैं तो ऊपर आते आते इसकी लंबाई छोटी हो जाएगी, नीचे आते आते इसकी लंबाई छोटी हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमारी पृथ्वी इस तरह से है, राइट। तो इस तरह से इन्होंने बताया। और ये देखिए इनकी यहाँ की जो दूरी होती है, ये जो डिस्टेंस है ये बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं क्या है। तो ये वैकल्पिक रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तर से दक्षिण को जोड़ती हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी ऐसी है तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली जो है ये आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। इनकी जो लंबाई है वो सबकी बराबर होती है, क्यों, क्योंकि ये एक सेंटर पॉइंट से चलती है और दूसरे सेंटर पॉइंट तक चलती है। तो ये काम आप बॉल को देख के करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बॉल लीजिएगा, उसमें आप इस तरह से लकीर खींचिएगा, उसको नापिएगा स्केल से या इंच टेप से या किसी धागे से, और फिर इस तरह से उसमें लकीरें खींचिएगा, तो फिर उसको ज़रा धागे से नापिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं। अगला यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंधी पर ही क्यों पड़ती है, यानी उसको ही क्यों मिलती है। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए ये क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है और इसे उष्णकटिबंधी कहा जाता है। यह अगला लिखा है जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बज रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है कि भारत का जो ग्रीनविच है वो 82.5 पे ठीक स्थित है, और भारत का जो समय है वो लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक। तो अगर मान लीजिए हमारे भारत में 5:30 बज रहे होंगे तो 4 मिनट के हिसाब से अगर हम एक उसमें करें तो यहाँ पे टाइमिंग क्या आ जाएगी, 12 बज जाएंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से वहाँ पे 5:30 बज रहे होंगे, तो हमारे इसमें दोपहर के क्या बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको पहला क्वेश्चन लिखा गया प्रमुख हिमांतर का मान क्या है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे 0। दूसरा आपको दिया गया है शीत कटिबंधी किसके नज़दीक पाया जाता है, तो आप इसका लिख देंगे ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद
हाँ, शीतकटिबंधीय ना, हाँ, तो ये ध्रुवों के पास पाया जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड वहीं होती है, वहाँ पे ही सूरज की रोशनी नहीं जाती। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, देशांतर की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 360 है ना? तो आप इसका आंसर यहाँ से लगा देंगे कि देशांतर की जो संख्या है वो 360 है। उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। तो उत्तरी ध्रुव में कौन सा वृत्त स्थित है? तो आप लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ये, ठीक है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव है तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। अब डिस्क किसे कहा जाता है? तो यहाँ लिखा है अक्षांश जो समांतर रेखाएं होती हैं उनको हम लोग ध्रुव ग्रिड्स कहते हैं, ठीक है, जो इनका जाल बनता है उसको। अब यहाँ आपको लिखा है खाली स्थान भरें, तो आपको पहला लिखा है मकर रेखा पर स्थित है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक, तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे 22.5 दक्षिण, ठीक है, नहीं 22 नहीं है, 23 है, ये आपका मिस प्रिंट है यहाँ पे, 23.5 दक्षिण, ठीक है। उसके बाद लिखा है भारत का मानक युमांत्र किसे माना गया है? तो वो 82.5 को माना गया है। उसके बाद लिखा है जीरो युमांत्र का जो नाम है वो किस नाम से जाना जाता है? यहाँ लिखेंगे प्रधान मध्य रेखा, ठीक है। उसके बाद अगला लिखा है देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है। तो किसकी तरफ घटती जाती है? ध्रुवों की तरफ, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, क्योंकि देखिए जब आप यहाँ से बनाएंगे ना तो इस तरह से आप बनाएंगे जैसे खरबूजा होता है, तो यहाँ दूरी ज़्यादा होगी लेकिन पॉइंट सबका एक होता है, तो यहाँ आते आते दूरी कम होती रहती है, समझ रहे ना। ये आपकी पृथ्वी है तो देशांतर रेखाएं ऐसी होती हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सब इकट्ठा मिलती है, यहाँ आके एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, लेकिन बीच में जो है ये गहरी होती है, जैसे आपके खरबूजे में होती है, जिसे आप मेलन बोलते हैं। अगला लिखा है दक्षिण ध्रुव वृत्त किसमें स्थित है? तो आप इसे लिख देंगे कि दक्षिण में स्थित है। अगला देखिए यहाँ आपको दिया गया है आओ कुछ करके सीखे, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके टीचर्स कराते हैं आप करेंगे, अदरवाइज जाने देंगे। तो इसमें आपको इसी तरह से बनाना है, तो आप लोग इसे बना लेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।